हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पे हम आपके लिए लेके आए एक और नई वीडियो जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चन पेपर्स। यानी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी हम आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे सब कुछ आपको एक वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएगा। और सबसे पहले तो ये देख सकते हैं, हम बात करने वाले हैं BPA 141, जैसे आप सबने देख ही लिया होगा। और इसका टाइटल है राइट टू इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और मैं यहाँ पे जो भी टॉपिक बताऊँगा, बस आपको इनको क्या करना है, ये आपको टॉपिक जो है वो छोड़ने नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी मेन प्रायोरिटी रहने वाली है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर आपको एक कमांड बना के जाना है अच्छे से। बाकी हर वीडियो के अंदर मैं छोटी मोटी स्ट्रैटेजीज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ कि पेपर का कैसे अटैम्प्ट करना है। तो अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर के अंदर, तो ट्राई करें कि उसको थोड़ा क्रिएटिव तरीके से बनाएं, ठीक है। वो जो आप लिखते हो ऐसे टाइप, वो ऐसे अटैम्प्ट नहीं करना है क्वेश्चन पेपर को, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं वो डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ कि क्या क्या चीज़ें आपको माइंड के अंदर रखनी है। तो सबसे पहले तो जब भी आप क्वेश्चन पेपर को कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले क्वेश्चन नहीं उतारना होता, सीधा क्वेश्चन का सीरियल नंबर लिखो। जैसे सेक्शन 1 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 1 सीधा आंसर लिख के। और सबसे पहले क्या करना होता है कि क्वेश्चन पेपर जब भी आप अटैम्प्ट करते हो तो उस क्वेश्चन का बेसिक लिखना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन लिखोगे, ठीक है, डिफाइन या फिर जो भी मीनिंग है, ठीक है, वो लिखोगे। जब मीनिंग हो जाता है हमारा, मीनिंग हो गया हमारा। मीनिंग के बाद क्या होता है कि डायरेक्टली कुछ बच्चे जो होते हैं वो आ जाते हैं नीचे की तरफ, और नीचे आने के बाद सीधा वो ऐसे टाइप लिखना शुरू कर देते हैं आंसर, ठीक है। तो मीनिंग तो लिखते ही नहीं है बड़े सारे बच्चे, सीधा बस क्वेश्चन का आंसर डाला और पूरी जो भी स्टोरी है वो लिखना शुरू कर देते हैं। तो ये एक गलत तरीका होता है पेपर को अटैम्प्ट करने का। देखो, एग्जामिनर जो होता है उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी हर लाइन पढ़ेगा। लेकिन अगर आपने उसको क्रिएटिव तरीके से लिखा होगा कि वो जो आपने लिखा हुआ है वो अट्रैक्ट करेगा अगर एग्जामिनर को, तो आप वो अट्रैक्ट कैसे लिख सकते हो। तो अट्रैक्टिव लिखने के लिए जो मेरे बेसिक पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्ट्रैटेजीज होती है जो हर पेपर के अंदर, हर वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कि डिफाइन लिखो और उसका मीनिंग लिख दो, ठीक है। ये हमारा सीरियल नंबर 1 हो जाता है। इसके नीचे एरो मार लो और यहाँ पे थोड़ा सा इसके बेसिक लिख दो, ठीक है। उसके बाद ट्राई करो कि छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर लिखने की, जब पैराग्राफ के लिखने के अंदर लिखना है आपको आंसर, उसके अंदर ट्राई करनी है आपने। उसके बाद हमारा आ जाता है कि अगर वो क्वेश्चन जैसे हम बता दें यहाँ पे, जैसे हमारा ये है अथॉरिटीज अंडर द RTA एक्ट, तो आप सीधा क्या लिखोगे, अथॉरिटीज अंडर द RTA एक्ट। तो आप क्या लिखोगे, सीधा वो स्टोरी टाइप नहीं लिखनी है। आप क्या करोगे, इसकी एक साइनॉप्सिस बनाना ट्राई करनी है आपने, कि एक ट्री डायग्राम बनाने की कोशिश करनी है। जैसे इसको हेडिंग क्या दोगे आप, अब ऊपर तो आ जाएगा हमारा मीनिंग, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट तो मीनिंग हो गया हमारा। सेकंड हमारा आ जाता है, आप लिखोगे अथॉरिटीज, ठीक है। तो जब अथॉरिटीज लिखोगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, फिर इसके नीचे ऐसे करके लिख सकते हो, या फिर इसके चारों ओर जो है वो एरो बना के ऐसे करके लिख सकते हो। तो जब एग्जामिनर देखेगा तो देखो कितना एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनेगा, ठीक है, ये चीज़ें करने का, है ना। तो उसको नीचे पढ़ने की, जो आपने स्टोरी लिखी होगी उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहीं से देखे वो आपको लिखेगा, नहीं यार बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है एंड बच्चे की जो है वो आइडियाज़, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स है वो क्लियर है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको माइंड में रखनी है, ठीक है। तो अभी टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते कि सीधे की तरह जो हमारा मेन मुद्दा है उसके ऊपर चलते हैं। तो मेन मुद्दा ये देख सकते हैं आप, हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चे मीडियम वाले देख सकते हैं। और यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी हम हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। और प्लस ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये भी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो हिंदी वाले बच्चे नीचे चले जाएंगे, इंग्लिश वाले यहीं से सुनेंगे। तो सबसे पहला आ गया राइट टू इन्फॉर्मेशन अचीवमेंट्स, जो भी हैं इसकी अचीवमेंट्स वो आपने अच्छे से लर्न कर लेनी है। फिर जो शॉर्ट नोट है इसके ऊपर, देखो इसके बारे में बेसिक जो है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है इसका बेसिक जो है वो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। कब आया, क्या था, कब ये फ्रेम हुआ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है वो माइंड में रखनी है। उसके बाद लिमिटेशन क्या क्या है इसकी, ठीक है, मतलब उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन सोशल ऑडिट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो सोशल ऑडिट है ये क्या चीज़ है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं वो। फ्रेमवर्क ऑफ द RTA एक्ट 2005, ठीक है। तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अथॉरिटीज अंडर द RTA एक्ट, कौन कौन सी अथॉरिटीज़ हैं। और फिर कहता है हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन अंडर द RTA एक्ट, तो कैसे इसकी इन्फोर्समेंट होती है, ठीक है। फिर एग्जाम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन, कौन सी इन्फॉर्मेशन जो वो पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं होती है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। उसके बाद कहता है शॉर्ट नोट ऑन जो हमारा SEBI है, ठीक है, स्टॉक सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये आपको माइंड के अंदर रखना है और इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं कभी कभी। उसके बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन रूल्स 2012 प्लस 19 जो भी थे, ये दोनों के दोनों पढ़ लेने आपने, ठीक है। उसके बाद हमारा कहता है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है, या फिर जिनको इसको हम IC बोलते हैं, या फिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो होती है, ठीक है, CIS जिसको कहते हैं।
इसकी टर्म्स ऑफिस कंडीशन ऑफ सर्विस ये क्या है, ये आपको कर लेनी है। आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये भी नहीं आपको छोड़ना है टॉपिक। फिर पावर क्या है, फंक्शन क्या है, जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है यानी सीआईसी जिसको बोलते हैं, या फिर आईसी यानी इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसी को ही कहते हैं हम। फिर कहता है स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है उसके पावर और फंक्शन क्या है। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करना है, ठीक है। तो बाकी जो मैं चीज़ें यहाँ पे बताऊँगा कि आपको जो नोट्स हैं वो बाई सेल्फ अपने हैंड जो है वो बाई हैंड तैयार करो, ठीक है। खुद से करो तो क्रिएटिव तरीके से शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाओ, बुलेट पॉइंट्स जो है वो वहाँ पे लिखो। पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्योंकि जो हम चीज़ें, जैसे आप 10 पेज का नोट्स बना लोगे अगर एक टॉपिक का, तो क्या 10 लिख पाओगे पेपर के अंदर? नहीं, आपको वही चीज़ें लिखनी है जो आपको माइंड के अंदर रहें, और बाकी तो आप खुद का ही बनाओगे, ठीक है। तो ये कुछ स्ट्रैटजीज होती है भाई लोग, क्योंकि इतना बड़ा थ्योरी होती है हमारी, आप इतनी बड़ी थ्योरी लर्न थोड़ी ना कर सकते हो, ठीक है। मेन पॉइंट होते हैं जो बुलेट जैसे हेडिंग है वो सभी लर्न करनी है आपने, उनके नोट्स बनाओ और आइडिया लिख लो कि ये चीज़ किसके रिलेटेड है। बाकी तो आप खुद से फ्रेम करोगे, इतने मेच्योर हो गए, आप ग्रेजुएट यूजी का कोर्स कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद कहता है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट गवर्नेंस। तो ये सबको पता है कि ट्रांसपेरेंसी मतलब इससे पहले नहीं होती थी ना। उसके बाद चैलेंजेस बिफोर द पब्लिक अथॉरिटीज़, कौन कौन से चैलेंजेस आते हैं। वर्किंग ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशंस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आरटीआई एक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, मेजर कंस्ट्रेंट्स, कौन कौन सी रुकावटें हैं। मेन फीचर क्या है आरटीआई रिजीम, ठीक है। फिर नेचर एंड एम्बिट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, मीडिया, आरटीआई एंड गुड गवर्नेंस, तो इनके बीच में रिलेशन भी पूछ सकते हैं वो। रोल ऑफ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया इन फ्रेमिंग द आरटीआई लॉ, तो प्रेस काउंसिल का क्या रोल है। मीडिया का प्रमोटिंग आरटीआई में क्या रोल है, ये आपको कर लेना है। फिर सिविल सोसाइटी का मीनिंग इंपॉर्टेंस क्या है। फिर रोल ऑफ सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन द एवोल्यूशन ऑफ आरटीआई, ठीक है। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और जैसे गवर्नमेंट कौन कौन से इनिशिएटिव जो है वो ले रही है इन एक्टिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। सिग्निफिकेंस क्या है राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर गवर्नेंस की। फिर इनेक्टमेंट ऑफ आरटीआई लॉ एंड इट्स सिग्निफिकेंस। आरटीआई एक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ वेरियस प्रोविजन बाय सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आरटीआई जो हमारा आरटीआई है, ठीक है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। उसके बाद यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज टू स्ट्रेंथन आरटीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इनिशिएटिव फॉर जनरेटिंग पब्लिक अवेयरनेस, क्या क्या है इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि लोगों के बीच में जागरूकता जो है वो बढ़ाई जाए। जो प्रोजेक्ट सारथी था ये क्या था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, शॉर्ट नोट आ सकता है। भूमि प्रोजेक्ट क्या है, तो इनके ऊपर शॉर्ट नोट ही आ सकता है, लॉन्ग में मत करना, ठीक है। उसके बाद मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ सोशल ऑडिट, ये देखो आपको करना ही करना है, ये फ्री के नंबर है और मैं गारंटी देता हूँ यहाँ से हर बार 2 या 3 क्वेश्चन जो है वो यहीं से आते हैं सोशल ऑडिट के रिलेटेड। जैसे इसके मीनिंग पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स पूछ सकते हैं, रोल पूछ सकते हैं, सिग्निफिकेंस पूछ सकते हैं, प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं सोशल ऑडिट के, ठीक है। इशूज़ एंड चैलेंजेस क्या है सोशल ऑडिट के। तो दीज आर सर्टन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको करने हैं। फिर सोशल अकाउंटेबिलिटी शॉर्ट नोट पूछ सकते हैं। फिर स्टेक होल्डर कौन होते हैं, जो हमारा आरटीआई एक्ट है, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट होगी, जो बड़ी सारी बॉडीज़ होती हैं जिनको मतलब इसकी ज़रूरत होती है ना। फिर ये कहता है कि ब्रिजिंग द गैप बिटवीन दी राइट टू इन्फॉर्मेशन एंड इट्स इन्फोर्सेबिलिटी, ठीक है। और कहता है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ सकता है, ठीक है। अब हमारे हिंदी वाले बच्चे यहाँ से देख लेंगे BPA 141 सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, महत्वपूर्ण विषय, प्रश्न अनुमान पत्र, पिछले प्रश्नों का प्रश्न पत्र भी देख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर डिस्कस करें यहाँ पे। फिर कहता है सूचना के अधिकार की उपलब्धियाँ क्या क्या हैं। सूचना के अधिकार अधिनियम 2000 पर संक्षिप्त टिप्पणी, तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, ठीक है। सीमाएं क्या क्या हैं, सामाजिक एकेशन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है। उसके बाद आरटीआई अधिनियम जो 2000 पर है उसकी रूपरेखा करनी है, तो कुछ चीज़ें जो आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। उसके बाद सूचना के जो हमारे प्रकटीकरण से छूट, ठीक है, सूचना का अधिकार नियम 2012, ठीक है, रूल जो भी थे इसके। फिर ये आप सारे के सारे यहाँ से पढ़ लोगे, ये 2019 है, ठीक है, आरटीआई संशोधन अधिनियम, ठीक है। तो ये सारे के सारे आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। तो हिंदी माध्यम वाले बच्चे, मुझे लगता है हिंदी में इसमें कुछ है नहीं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनके नाम लिखे रखे हैं सिर्फ, पढ़ने हैं आपको, ठीक है, और मार्क कर लो। और जिन लोगों के बच्चों के पास बुक्स नहीं है, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको इसकी हिंदी इंग्लिश दोनों PDF जो वो अवेलेबल हो जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और ये चीज़ें थी। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे जून 2022 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसको डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, और यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं पेपर के अंदर। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, जैसे आप सबको पता है टाइटल है इस क्वेश्चन पेपर का, आप देख सकते हैं 3 घंटे का टाइम है और मैक्सिमम मार्क्स 100 है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है कि पैटर्न क्या होता है कि 5 क्वेश्चन आपको ऑल करने हैं अटैम्प्ट, और इन अबाउट 400 वर्ड्स के अंदर ईच का आंसर लिखना है। और कहता है कि हर एटलीस्ट
2 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से करने हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है वो कैरी कर रहा है इक्वल मार्क्स। तो मतलब एट लीस्ट 2 क्वेश्चन आपको हर सेक्शन से करने हैं। जैसे सेक्शन वन होगी फिर एक सेक्शन 2 होगी, तो एट लिस्ट मतलब 2 करने ही हैं आपको। और जो एक बचेगा वो आप किसी भी सेक्शन से कर सकते हो अपनी चॉइस के आधार पर, ठीक है। तो देख लो पावर एंड फंक्शन, देखो यही पहला क्वेश्चन आ गया, ये मैंने आपको बता दिया, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ सर्विस बाय मेंबर ऑफ स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड हाईलाइट द चेंजेस ब्रॉड बाई RTI अमेंडमेंट एक्ट 2019। ये मैंने लिखा हुआ है RTI अमेंडमेंट 2019, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंदर क्वेश्चन है ना, ये तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। फिर कहता है इंप्रूव प्रोएक्टिव डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो देखो ये कुछ क्वेश्चन जो है वो घुमा के डाला हुआ है इन्होंने, कुछ नहीं है बाकी, ठीक है। तो इसको भी आप पढ़ लोगे कि ट्रांसपेरेंसी के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव के लिए, अकाउंटेबिलिटी के लिए एग्जामिन करो, ठीक है। फिर कहता है एक्सपेक्टेशंस क्या हैं फ्रॉम द पब्लिक अथॉरिटीज इन इम्प्लीमेंटिंग द RTI एक्ट, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सेकंड आ जाती है, रोल क्या है मीडिया का। देखो मैंने बता दिया आपको, ये ऊपर इंपॉर्टेंट टॉपिक के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन फॉर गवर्नेंस मैंने बता दिया। देखो आपको आउट ऑफ आएगा ही नहीं, जो मैंने बताया ना इसमें से अगर आउट ऑफ आ गया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइए कि ये बाहर से आया हुआ था क्वेश्चन, ठीक है। देखो और सोशल ऑडिट का देखो एक क्वेश्चन, उसके बाद देखते हैं अब हम। और ये रोल ऑफ मजदूर किसान शक्ति संगम इन एवोल्यूशन ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन, देखो जो सोशल ऑडिट एक और आ गया। तो मैंने कहा था ना 2-3 क्वेश्चन जो है वो हर पेपर के अंदर आपको सोशल ऑडिट से रिलेटेड देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जन सुनवाई क्या है और सोशल ऑडिट क्या है, तो इनको आपने थोड़ा थोड़ा देख लेना, जो मेन कंपेन्स होती हैं इनको देख लेना है, ठीक है। बाकी हिंदी माध्यम वाले बच्चे हमारे यहाँ से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक मतलब भाग से आपको कम से कम 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं और 400 शब्दों के अंदर, 400 शब्द के अंदर आपको आंसर देना है, ठीक है। उसके बाद ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है, केंद्रीय सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं, ठीक है। फिर ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 2019 द्वारा लाए गए परिवर्तनों पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ लोगे, ठीक है। फोर्थ कहता है सूचना के अधिकार अधिनियम की कार्यान्वयन में लोक प्राधिकरणों से प्रमुख अपेक्षाएं क्या हैं, ठीक है। तो ये आप पढ़ लोगे सारा का सारा, इसमें कुछ इतना पढ़ने वाला है नहीं, ठीक है। सूचना के अधिकार को बढ़ावा देने में मीडियम की भूमिका का परीक्षण कीजिए, शासन के लिए सूचना के अधिकार के महत्व की चर्चा कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको कर लेनी है, ठीक है। बाकी पढ़ लीजिएगा हिंदी माध्यम वाले बच्चे। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये राइट टू इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं BPA 141। और यहाँ पे भी आपको पता ही है कि क्या करना है कि मैक्सिमम आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इन ऑल बहुत बड़ी चॉइस होती है गाइस आपके सामने, ठीक है, बहुत बड़ी। जो आपको लग रहा है नहीं कि ये टफ़ है, जैसे मैंने ऊपर बताया है टॉपिक तो टफ़ है, तो आप उसको छोड़ दीजिए, ठीक है, आपका हो जाएगा। उसके बाद क्या है, एटलीस्ट आपको हर सेक्शन से 2 करने हैं और जो बचेगा वो किसी भी सेक्शन से कर सकते हो, एक जो बचेगा, ठीक है। 5 करने टोटल। देखो फिर से वही रिपीट हुआ है, देखो ये स्टेट वाला आ गया, तो ये मैंने आपको बताया, ऊपर सेंटर पूछ दिया, यहाँ स्टेट आ गया। तो मतलब दिस इज इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जामिनर को दिखता है कि ये एक ऐसा टॉपिक है कि जो बन जाएगा, ठीक है। और इसमें इतना गोचा बोचा कुछ नहीं है, ये सिंपल है, ठीक है। इसके बारे में लिखो पहले, सबसे पहले तो आप क्या लिखोगे, इसके बारे में लिखोगे जो स्टेट हमारी इन्फॉर्मेशन कमीशन है, इसके बारे में लिखोगे, इसको एक्सपैंड कर दोगे, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जो बेसिक है वो चीज़ें लिखोगे। फिर इसका स्ट्रक्चर भी लिख सकते हो आपकी कौन कौन होता है इसमें। फिर आप इसके नीचे आ जाओगे पावर्स के बारे में, ठीक है। तो हेडिंग्स के अंदर लिखो टॉपिक्स को और पॉइंट्स में लिखो, और उसकी हमेशा डायग्राम बनाने की, थोड़ी एक फ्लो चार्ट बनाने की ट्राई करनी है आप लोगों ने, ठीक है। ज़्यादा मत लिखो, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, फिर देखना अगर आपके नंबर कम आए तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कौन कौन से मेजर टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर मेकिंग द RTI रूल्स 2000। देखो 2012 जो भी है ना हमारा ये, तो कंफ्यूज मत होना, तो सिर्फ वही है ये RTI रूल्स 2012 को ही आपने लिखना है यहाँ पे। ये कभी कभी घुमा के क्वेश्चन डालते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। फिर कहता है हाईलाइट द प्रोविजन रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट रिमूवल एंड सस्पेंशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, तो ये आपने कर लेना है लर्न, ठीक है। उसके बाद कहता है मेजर चैलेंजेस, ये मैंने आपको बता दिए कौन कौन से हैं। पब्लिक अथॉरिटीज इन इंडिया इम्प्लीमेंटेशन RTI एक्ट को इम्प्लीमेंट करते समय कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो पब्लिक अथॉरिटीज़ के सामने आते हैं, सेक्शन 2 आ जाती है। मेजर कंस्ट्रेंट्स मैंने आपको बता दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये ऊपर देख लो जाके आप, ठीक है। उसके बाद सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, देखो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और सोशल ऑडिट देखो आ गया, ठीक है। और इसके बाद देखना शॉर्ट में भी यहाँ से देखो सारथी प्रोजेक्ट के ऊपर आ गया है, तो मैंने आपको बता दिया है। और प्रेस रोल का, काउंसिल का क्या रोल है, ये सारे के सारे जो टॉपिक हैं ये मैंने आपको बता दिए हैं। और जो ऊपर टॉपिक है ना, बस उनको आपने अच्छे से कर लेना है, ठीक है, वो एक भी नहीं छोड़ना है, मैं गारंटी देता हूँ। फिर 3 घंटे का टाइम है, 100 अंक हैं। बाकी आपको पता है 5 प्रश्न कुल करने हैं, 400 अंक के अंदर आपको जो है वो आंसर जो है वो उत्तर लिखना है,
ठीक है। हर सेक्शन से, हर भाग से मिनिमम 2 करने हैं आपको, बाकी एक बचेगा उसको कहीं से भी कर लो। तो राज्य सूचना आयोग की शक्ति और कार्य लिखो, ये राज्य वाली आ गई, ऊपर सेंटर वाली थी, ठीक है। फिर ये सूचना के अधिकार नियमावली 2012 को अधिक प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों की चर्चा कीजिए। तो क्या क्या उपाय किए गए हैं सरकार के द्वारा। फिर केंद्रीय सूचना आयोग के सदस्यों की नियुक्ति, निष्कासन और निलंबन संबंधी जो भी हमारे प्रावधानों हैं उन पर प्रकाश डालिए, ठीक है। तो ये आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, इसमें इतना कुछ पढ़ने वाला नहीं है, हिंदी माध्यम वाले बच्चे, ठीक है। और मैंने बता दिया कि हिंदी इंग्लिश में इसको आपको जो भी स्टडी मटेरियल है वो मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। जिन बच्चों के पास बुक्स नहीं है और जिनके पास बुक्स हैं देन वो गुड, सब ठीक है। और ये था हमारी परियोजना सारथी। तो यहाँ तक हो गए हमारे पेपर, और प्लस यहाँ पे इतना कुछ टफ नहीं है गाइज, आप बस थोड़ा फोकस करो कि कैसे आप अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन पेपर को, ये चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। एक सिस्टमेटिक तरीके से जब आप क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करते हो ना, तो उसका जो है ना एक पॉजिटिव जो इम्पैक्ट होता है ना वो क्रिएट होता है, ठीक है। जब एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको ज़्यादा पढ़ने, वो तो एक क्वेश्चन पे देख के ही आपका समझ आएगा कि नहीं बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी है, ये वो चीज़ें सारी हैं, स्किल्स हैं ना। आजकल ये मायने नहीं रखता कि आप कितना लिखते हो। देखो हो सकता है आपने बहुत ज़्यादा लिखा हो, बहुत अच्छे से लिखा हो, लेकिन आपने लिख दिया उसको ऐसे ऐसे टाइप में कि पूरा ऐसे 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 करके ऐसे ऐसे। अब एग्जामिनर के पास इतना टाइम थोड़ी ना, क्योंकि हो सकता है आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं इसी लाइन में रह जाए। तो हो सकता है माना एग्जामिनर ने पहली 2 लाइनें पढ़ी हो तो बस यहीं से नंबर दे दिए, लेकिन जो आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे तो वो तो 4th या 5th लाइन में थे, तो फिर आप गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इससे बेटर है कि आप जो है वो चार्ट बनाओ, उसकी डायग्राम्स बनाओ, अच्छे से फ्लो चार्ट बनाओ, ट्री डायग्राम, साइनॉप्सिस बना सकते हो आप, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपको माइंड में रखनी है, बाकी होप फॉर बेस्ट, सब सही होगा। और ये जो मिथ है ना आपके माइंड में कि इग्नो मार्क्स नहीं देता, इसको निकाल दो, ऐसा कुछ नहीं होता है, अगर लिखा होगा तो मिलेंगे, ठीक है। और बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में एंड हैव अ गुड डे। और वंस अगेन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं ना तो चैनल को सब्सक्राइब करो गाइज, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, बाकी कुछ नहीं करना है आपने। और अगर कोई भी आपकी क्वेरीज है, कोई भी हेल्प चाहिए आपको, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बता सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम बैठे हैं, आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। बाय बाय गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में, हैव अ गुड डे।